और बंटवारा। अच्छा। और ये बंटवारा राजनीतिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिन्हें साल भर पानी मिलता है। हाँ क्योंकि ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। और ये फर्क समझना ही मतलब सबसे जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसी से तय होता है कि कौन सी नदी साल भर बहेगी और कौन सी गर्मी में बस एक पतली सी धारा रह जाएगी। तो चलिए इसी फर्क को ध्यान में रखकर हिमालय से शुरू करते हैं। हाँ। और वहां मतलब सिंधु नदी से बड़ा और विशाल तो कुछ है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन नोट्स में इसका जो सफर दिखाया है वो देखकर ही दिमाग घूम जाता है। ये तिब्बत से निकल रही है, फिर भारत में बस लद्दाख को छूकर, बस एक कोने से। हाँ, और फिर पाकिस्तान की जीवन रेखा बन जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो पानी के बंटवारे का ही उठता होगा। ये तो हमेशा एक तनाव का मुद्दा रहा होगा। बिल्कुल। और इसी तनाव को सुलझाने के लिए 1960 में विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल संधि हुई थी। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी। जी। और ये दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में से एक मानी जाती है। अरे वाह। इतने युद्धों और तनाव के बावजूद ये आज तक कायम है। आज तक कायम है। संधि बहुत साफ थी। पूरब की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, इनका ज्यादातर पानी भारत इस्तेमाल करेगा। ओके। और पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को मिलेगा। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक जरूरी कदम था। वाह। और सिंधु की सहायक नदियां तो अपने आप में इतिहास की किताबें हैं। जैसे कि झेलम, जिसका प्राचीन संस्कृत नाम वितस्था है। नोट्स में लिखा है कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच मशहूर हाइडिस्पीस का युद्ध इसी नदी के किनारे हुआ था। सही बात है। मुझे हमेशा लगता था कि ये बस एक लड़ाई थी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि लड़ाई इस बात पर थी कि क्या सिकंदर की सेना इस विशाल नदी को पार कर पाएगी। बिल्कुल। नदी ही अपने आप में एक दीवार थी। उस जमाने में नदियां आज के नेशनल हाईवे जैसी भी थीं, और देशों की सीमाएं भी। अच्छा। झेलम को पार करना एक बहुत बड़ी सैन्य चुनौती थी। और ऐसी ही एक और शक्तिशाली नदी है चिनाब। ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के पास 2 धाराओं चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। चंद्रा और भागा, हाँ, जैसे आकाश में चांद और सूरज मिलते हों, ये दोनों तांडी नाम की जगह पर मिलकर चिनाब बन जाती हैं। ऋग्वेद में इसका नाम असिकनी था। और रावी का जिक्र भी हमारे नोट्स में है, ऋग्वेद में परुष्णी नाम से। और यहाँ भी एक युद्ध का जिक्र है, दशराग्य युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध। ये सोचने वाली बात है कि भारत के इतने बड़े बड़े युद्ध नदियों के किनारे ही क्यों हुए? क्योंकि ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं थे, ये उस जमाने में सेनाओं के लिए रास्ते भी थे और रुकावटें भी। नदी पर जिसका कब्जा होता वो पूरे इलाके को कंट्रोल करता था। बिल्कुल। और इसी तंत्र में एक नदी है जो सबसे अलग है, ब्यास। अच्छा, इसका प्राचीन नाम विपाशा है। हाँ। और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये सिंधु तंत्र की इकलौती बड़ी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती। अरे, ये कहाँ जाती है फिर? ये भारत में ही कपूरथला के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। और ऐतिहासिक रूप से ये वही नदी है जहां पहुंचकर सिकंदर महान की सेना ने, हाँ, सालों की लड़ाई से थके हुए सैनिक एक और विशाल नदी को पार करने के लिए तैयार नहीं थे। वाह। मतलब एक तरह से ब्यास नदी ने सिकंदर के विश्व विजय के सपने पर रोक लगा दी। आप कह सकती हैं। और इस सिस्टम की आखिरी बड़ी नदी है सतलुज, वैदिक नाम शतद्रु। सिंधु तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी। जी, ये भी तिब्बत में राक्षसताल झील से निकलती है। आज के जमाने में तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि उत्तर भारत की खेती और बिजली की जरूरतें पूरी करने वाला जो प्रसिद्ध भाखड़ा नंगल बांध है, वो इसी नदी पर है। वो इसी पर बना है। तो ये नदियां तब भी जीवन देती थीं और आज भी दे रही हैं, बस तरीके बदल गए हैं। तो अगर सिंधु ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से को गढ़ा है, तो एक और नदी है जिसे भारत का दिल कहा जा सकता है, गंगा। बिल्कुल। लेकिन इन नोट्स में गंगा के बारे में एक ऐसी बात लिखी है जिसने मुझे थोड़ा चौंका दिया। हम सब मानते हैं कि गंगा का उद्गम गंगोत्री है, लेकिन क्या सच में उस जगह पर नदी का नाम गंगा होता है? नहीं, ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। कहानी सच में कुछ और है। अच्छा। जिसे हम गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना या गोमुख कहते हैं, वहां से जो नदी निकलती है उसका नाम भागीरथी है। ओहो, तो गंगा नाम कब पड़ता है? गंगा नाम इसे अपना सफर शुरू करने के काफी बाद मिलता है, देवप्रयाग नाम की जगह पर। देवप्रयाग में? हाँ, देवप्रयाग में भागीरथी का संगम एक और बड़ी नदी अलकनंदा से होता है।
और उस संगम के बाद ये संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। अच्छा, तो असल में गंगा कई नदियों की मिली-जुली शक्ति है और ये अलकनंदा कहाँ से आती है? अलकनंदा का सफर भी बहुत पवित्र माना जाता है। वो अपने रास्ते में कई और नदियों से मिलती है और हर संगम एक पवित्र प्रयाग कहलाता है। जैसे पंचप्रयाग? बिल्कुल, जैसे रुद्रप्रयाग में वो मंदाकिनी से मिलती है, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से, लेकिन सबसे बड़ा संगम देवप्रयाग में होता है, जहां ये भागीरथी से मिलकर गंगा बन जाती है। मतलब गंगा अकेली नहीं निकलती, वो अपने साथ कई और नदियों की कहानियां लेकर मैदानों में उतरती है। हाँ, सही कहा। और मैदानों में उतरकर तो इसका परिवार और भी बड़ा हो जाता है। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। हाँ, जो लगभग इसके समानांतर बहती है और फिर प्रयागराज में आकर मिल जाती है। और हिमालय से आने वाली और भी बड़ी सहायक नदियां हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। कोसी के बारे में तो एक बात हमेशा कही जाती है कि ये बिहार का शोक है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिमालय से अपने साथ इतनी ज्यादा मिट्टी और गाद लेकर आती है कि इसका रास्ता भर जाता है और ये अपना रास्ता बदल लेती है। जिससे भयानक बाढ़ आती है। बिल्कुल। और वहीं प्रायद्वीपीय पठार से भी एक महत्वपूर्ण नदी सोन आकर पटना के पास गंगा में मिलती है। और अगर गंगा भारत की आत्मा है, तो एक और नदी है जो भारत की शक्ति को दर्शाती है, ब्रह्मपुत्र। हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर ही तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, निकलती है। सांगपो, जिसका मतलब होता है शोधक या द प्यूरिफायर, और वहां ये एक शांत और सौम्य नदी है। लेकिन भारत में घुसते ही इसका चरित्र पूरी तरह बदल जाता है ना? पूरी तरह ये हिमालय में एक बहुत बड़ा लगभग यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है, जहां इसे देहांग या स्यांग कहते हैं। हाँ, और यहाँ ये एक गहरी खाई से तेजी से बहती है। असम की चौड़ी घाटी में पहुंचकर इसे इसका सबसे प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है। ब्रह्मा का पुत्र। जी, और यहाँ ये एक शांत नदी नहीं बल्कि एक विशाल और कभी-कभी विनाशकारी जल समूह बन जाती है। कुछ जगहों पर तो इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक हो जाती है। 10 किलोमीटर, बाप रे। और सफर यहीं खत्म नहीं होता, बांग्लादेश में जाकर इसका नाम फिर बदल जाता है, जमुना। जमुना, जहां ये गंगा, जिसे वहां पद्मा कहते हैं, उससे मिलती है। एक ही नदी के कितने रूप और कितने नाम हैं। सही बात है। और इसकी सहायक नदियां जैसे सुबनसिरी, लोहित और दिबांग भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। हमने अब तक उन नदियों की बात की जो हिमालय की बर्फ से जन्म लेती हैं, लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा मतलब दक्षिण का पठार, वो तो इन सब से बहुत दूर है। वहां जीवन कैसे चलता है? वहां की नदियों की कहानी क्या है? वहां की कहानी बिल्कुल अलग है। दक्षिण भारत की नदियां ज्यादातर मौसमी है, मतलब बारिश पर निर्भर। हाँ, वो बारिश के रहमो खरम पर जीती हैं। इन्हें हम बहाव की दिशा के आधार पर 2 बड़े समूहों में बांट सकते हैं। ज्यादातर बड़ी नदियां पठार के ढलान के साथ-साथ पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम तो शायद गोदावरी का है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। हाँ, पर ऐसा क्यों कहते हैं? सिर्फ पवित्रता की वजह से। पवित्रता तो है ही, लेकिन मुख्य कारण है इसकी लंबाई और इसका विशाल बेसिन। ये गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलकर आंध्र प्रदेश तक एक बहुत बड़े इलाके को सींचती है। इसीलिए इसे सम्मान से दक्षिण गंगा कहते हैं। जी। गोदावरी के बाद कृष्णा एक और बड़ी नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा। हाँ, जिसके किनारे कभी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य फला फूला था। फिर आती है कावेरी। ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के लिए जीवनदायिनी है हाँ, ना? बिल्कुल। और इसीलिए इसके पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों में इतना गहरा और पुराना विवाद भी है। ये दिखाता है कि इन मौसमी नदियों की एक एक बूंद कितनी कीमती है। बहुत ज्यादा। ये तो हुई पूरब की ओर बहने वाली नदियां, लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो इस ढलान के खिलाफ मतलब पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। हाँ, और इनमें नर्मदा और ताप्ती की कहानी बिल्कुल अलग है। ये धारा के विपरीत कैसे चलती हैं? ये दोनों नदियां भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैलीज से होकर बहती हैं। अच्छा, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि लाखों साल पहले जमीन का एक हिस्सा दरक कर नीचे धंस गया और नदी उसी दरार या खाई में बह रही है। ओहो! इसी वजह से ये पूरब की नदियों की तरह फैलती नहीं, बल्कि एक सीधी गहरी खाई में पश्चिम की ओर तेजी से बहती हैं। मतलब ये जमीन की बनावट की वजह से पश्चिम की ओर बहने को मजबूर है। नर्मदा तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है
और गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध इसी पर बना है। और ताप्ती नदी भी लगभग इसके समानांतर ही बहती है। हाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलकर। इन बड़ी नदियों के अलावा कुछ और दिलचस्प नदियां भी हैं, जैसे साबरमती, जो राजस्थान के अरावली से निकलती है, पर मशहूर है गुजरात में गांधी जी के आश्रम की वजह से। सही। और इन नोट्स में एक नदी का जिक्र है जो शायद भारत की सबसे रहस्यमयी नदी है, लूणी। हाँ, लूणी नदी बहुत खास है। ये निकलती तो पहाड़ से है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, कोई मंजिल नहीं। ये एक खारी नदी है और ये किसी सागर या महासागर में नहीं मिलती। ये बस गुजरात के कच्छ के रण के विशाल रेगिस्तान में जाकर खो जाती है। विलीन हो जाती है। जैसे कोई सफर शुरू तो हुआ पर कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो तिब्बत के ग्लेशियर से लेकर कच्छ के रण के रेगिस्तान तक इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक बात तो साफ है, ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो सभ्यता, इतिहास और संस्कृति की जीवित वाहक हैं। बिल्कुल, ये जीवन रेखाएं हैं, ये सांस्कृतिक प्रतीक हैं और जैसा हमने सिंधु जल संधि में देखा, ये भू राजनीतिक तनाव का कारण भी बन सकती हैं। हर नदी का अपना एक अलग चरित्र है। बिल्कुल, भारत की विविधता की तरह। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात मेरे मन में घूम रही है। हमने नदियों के कई प्राचीन नाम देखे, झेलम का वितस्ता, रावी का बरुष्णी, चिनाब का असिकनी, सतलुज का शतध्रुव, ब्यास का विपाशा। ये नाम किसी भूगोल की किताब से नहीं, बल्कि किसी काव्य से निकले हुए लगते हैं ना? सही बात है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस युग में ये नाम रखे गए थे, तब से लेकर आज तक इन नदियों के साथ हमारा रिश्ता कितना बदल गया है। बहुत ज्यादा। आज हम इन्हें बांधों,